नमस्कार दोस्तों, मैं रतन कुमार पांडे। मैं यूपी बलिया का रहने वाला हूं। मेरे गांव का नाम गायघाट है और अगले आने वाले 2 से 3 मिनटों में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो आपकी फैमिली के लिए या आपके लिए देखना जरूरी क्यों है। इसके बाद आप डिसाइड करना कि इस वीडियो को स्किप करना है या पूरा देखना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के बनाने के पीछे का कारण मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरा अपना खुद का जो छोटा भाई है जिसका नाम मोहन पांडे है, उसका भी घर वही है जो मेरा गायघाट का रहने वाला बलिया का, थाना रेवती, तुला ब्रह्म बाबा नामक देव स्थान है जहाँ से सटा हुआ मेरा घर है। बेसिकली मोहन पांडे जो है एक कंप्लीट बाहुबली और क्रिमिनल इंसान है, जो अभी एक उभरता हुआ इंसान है क्राइम की दुनिया में, जहाँ इस पे रोक लगाना जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी एक क्रिमिनल तभी आगे बढ़ता है या अपना वर्चस्व स्थापित करता है जब शुरुआती दिनों में उसे कोई रोकने वाला नहीं होता है, और जब उसका अंत आता है तब तक वो बहुत लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर चुका होता है, और फिर जिनका नुकसान हो गया रहता है उनका वापस नहीं हो पाता है। बस एक शांति होती है कि चलो एक बुरा इंसान था, इसका दुखद अंत हुआ। यहाँ पे हमें शुरुआत में ही एक्शन लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो जो है बनाने का जो कारण है उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि मोहन पांडे जो उसके ससुर का बयान है, उसके अपने ससुर, आप समझ सकते हैं कि एक पिता अपनी बेटी के पति के बारे में एक ऐसा बयान दे रहा है जो कहता है कि 10 किलो सोना ये किसी सरकारी ग्रामीण से लूट के रखे हुए हैं और उसी के दम पे ये इतना उड़ते हैं और ये आतंक और तबाही मचा के रखे हुए हैं। और उनका कहना है, मोहन पांडे के ससुर का, कि मैं इनको समझा के थक गया कि ईमानदारी की रोटी खाओ, मेहनत से ज़िंदगी जियो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा दुखद अंत होगा और माता पिता और बच्चे रोते हुए रहेंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि एक पिता अपनी बेटी के घर को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है और वो किस परिस्थिति में मजबूर होकर वो इतना बड़ा बात को, सच को सामने में रख सकता है। तो ये वीडियो का मेन मुद्दा यही है। तो अपना विवेक के बाद अगर मान लो कि प्रशासन का चाहे कोनो भी वजह से जाके तरीके के काम कोई बा और मैं अगर तू जा तरह कहीं खुफिया लागल होके तो तू सबसे पहले पकड़ी को तो वहीं से सुधर जा, अपना में ईमानदारी की रोटी खाए के चेष्टा करो। बउआ हमरा समझावे के काम बा तो हम समझौनी आइए आगे फिर बाद में बात करेंगे। यहाँ लोग बेचा है बोलते हैं कि 10 की 12 को बिस्कुट बेचे। मोहन पांडे बोला है उसको लॉक किए हैं, उसको का रेडियंस लगा करके कि मेरे ही अंका से खुलेगा। कि एक ऐसा क्रिमिनल है जो किसी दूसरे के हक का बैंक में या कहीं से भी जो ये 10 किलो सोना ये लूट रखा है, किसी दूसरे का हक है और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। इस विषय पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस मोहन पांडे के बारे में आपको जानना जरूरी है। तब आपको समझ में आएगा कि इसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, किस तरह से ये आज यहाँ तक पहुँच पाया है और क्यों इस पे लगाम लगाना अत्यधिक आवश्यक है। मैं रतन पांडे उसके समक्ष कुछ भी नहीं हूँ, ना शारीरिक रूप से सक्षम। आप मुझे देख पा रहे हैं मैं कितना दुबला पतला इंसान हूँ। मैं एक मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान हूँ। तात्पर्य ये है कि हमारे पास में उतना अत्यधिक पैसा नहीं है कि मैं उसके खिलाफ खड़ा हो सकूं। पैसे के दम से न शारीरिक ताकत है न पैसा है, और जिसके पास में न शारीरिक ताकत होती है न पैसा होता है और जो मेहनत से ज़िंदगी जी रहा होता है उसका पावर भी नहीं होता, उसकी पैरवी नहीं होती है, उसकी पहुँच नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को, मतलब मेरे जैसे लोगों को आसानी से समाज में दबाया जा सकता है। लेकिन मैं ये फिर भी बोल रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे कहीं ना कहीं वो मारेगा, क्योंकि ऑलरेडी धमकी दे रखा है कि तुम कभी ना कभी रोड एक्सीडेंट में मारे जाओगे, हम तुम्हारा रोड एक्सीडेंट करवा देंगे, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे बीवी और 6 महीने की जो बेटी है उसका रेप करने की धमकी इसने दे रखा है कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी के साथ गलत करवाएंगे हम। और 2 बार हमला हो चुका है। शायद वो हमला हमारे अंदर डर पैदा करवाने के लिए था, लेकिन मुझे पता है और आपको भी पता है कि एक दिन तो सबको मरना ही है। मरना है तो डर के क्यों जीना है। बट इस वीडियो को बनाने के पीछे का कारण ये है कि मेरे जो माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, मेरे फादर, कम से कम एटलीस्ट वो अपने आखिरी समय में अच्छे से ज़िंदगी को व्यतीत कर सके। आप उम्मीद कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि इसकी
कुकर्मों की प्रकाष्ठा क्या होगी कि इसके माँ, इसके पिताजी ये बोलते हैं, दैट मीन्स कि मेरे माता पिता ये बोलते हैं कि अगर मैं मर गया तो ये मेरे लाश को हाथ नहीं लगा। हाँ बोल माँ। देखो आवाज जाता हमार। हाँ अच्छा जॉब मारो था एक खाली ना तब कहता देता अरे रंडी अरे भोसड़ी तो लस की छुई रे तोर लाश देखो हम अभी मुंह में मेरा दाना नीचे भगवान के हम तो खा के कहतनी कसम खा के कहतनी कि हम झूठ नहीं की बोलब हमरा तन मन में पीलू पड़ी यदि हम झूठ बोलत हो बबुआ था जब मारो था तो लाश के छुई रे तनी के लाश सर जाई तनी के लाश में पीलुआ पड़ी तब सुनत एक दिन हम कहनी कि देख दे अपना बेटा के जे तोरा प्रिय बा ऊपर तोरा के हम कसम देतानी कि हमरा लाश के दे हाथ लगई हमनी के लाश के छुए जान तो कहता कि ते तो मर जीवे तो ते लाश से रोकबे कैसे हमें से बड़ा दिखावा करेगी लोग से दिखावा करे खातिर हमनी के लाश उठावे तो कहता ते मर जीवे तो ते हमर लाश रोकबे कैसे हम जे हमार रही हम न मर जाई आ दोनों साथे तना मरत एगो मरी आ एगो जिंदा जे रही उ तोरा के लाश छुए ना दी ई जानती है एगो जे जिंदा रही उ लाश ना छुए दी तोरा के दोनों साथे ना मोई तो हम कहनी कि हमरा बूढ़ा के अगर कुछ होई तो हम बैठ के रोब ना के लाश मत छुए तो कहल ठीक बा तो लाश ना छुआ एकरा बाद जाना जी अपना गाड़ी देता जाता ना हम ओकरा से कह देले बानी बबुआ आ तोहरो से कहतानी हम गाय घाट में चिल्ला के कह देले बानी कि हमार लाश सर जाई पिलुआ पड़ जाई बाकी मोहन पाने के ना के छुए दी और सरकार के सेवा कैले बड़न 42 बरिस हमर बूढ़ा सरकार के सेवा कैले बड़ा 42 बरिस सरकार के सेवा कैले बड़न और सरकार इज्जत के साथ उनका के घर में भेजले दिया हाँ रिवार्ड के साथ सरकार उनका के घर में भेजले बा वो कहता कि तोरा पेंशन के घमंड बा तोर पेंशन बंद करे पहले तो 6 महीना ले कहला कि पेंशन कटवा ले तोर पेंशन कटवा ले अब कहता कि तोरा पेंशन के जम घमंड बा तोर पेंशन हम बंद करे तोरा के अपना ना कोर्ट कचहरी दौड़ा दे कि ते कुछ ना कर पाइबे अब सब लोग के सामने बाकी वो लोग बोली लो ना जब वो दिन ना बोलल लो तो गवाही दी लो वो लोग के सामने कहता हमें जे ये बतिया जाके बोली है एसपी की हाँ ये बतिया बोली है तो कहता का अरे आजमगढ़ ले लखनऊ ले दिल्ली ले कौन सभा कहला यहाँ प्रधानमंत्री बैठे सगरे नोट बिछा दे कहाँ जेबे चल ना एको जगह तोर बाकी ना छोड़ तोरा के एको दुआर ना छोड़ फिर एक दिन कहता है कि एक थप्पड़ के तो मुहारे बड़ा हार्ट मरीज बड़ा एक थप्पड़ मार दे मर गई है एक बाद दोनों को छोटा काट के निकाल दे एक बाद तारा मेहरारू के एक दिन बुला के तो घर में ना गई घर में बुलावत रहे तो दुआरी पर ठड़ा गई हाँ कहीं ए भाभी एने आवो तो दुआरी पर ठड़ा गई हम ओजे बैठा रही कहीं कहा तो हम ये बात कहतनी तो बुढ़िया कहतिया कि मर्डर करे के कहता बताओ जे हार्ट मरीज बाड़े कहीं गिरिए जाई है गिर के मर गई है चाहे मान लेता नी जे रोडे पर चलता रह ना गाड़ी मार दी या मर गई है तो कोनो हार्ट मरीज के कोनो का भरोसा बा जे कब जिंदा बा कब मरी तबे तो हम कहनी जो यानी तू मन में सोचले बड़ो जे बुढ़वा का गाड़ी से मरवा दे मर जाई तो हम ई तो बात हम जान गनी मन पड़े लेकिन जहिया गाड़ी मारी वो दिन जान जे हम उतारा के छोड़ा बिना हमेशा धमकी देता बबुआ हमेशा बातों बात में अब होता नहीं हमरा दुआरी के आगे जगह मिलल बा ओजा कुर्सी रहे कुर्सी तोड़ दिया ओजा प्रियांशु के कहता ये सांप का बच्चा सपोला के तो हम रहने नहीं देंगे इसको तो हम खत्म करेंगे जहिया हमरा सास सपोतोही के मरल तहिया घरे में बोलल कि पहले सपोला के हम खत्म करब एक बाद माधर चौथ सबके देखब तो हम हाली हाली जाके ताला बंद कर देनी प्रियांशु सुता रहे उजागर रहे तो चिल्लाए लगे तू अरे सब रिकॉर्डिंग डाला तनी और तोरा कुछ भइल चाहे पापा जी के भइल चाहे
हमार लड़का के भइल चाहे मेहरारू के केहू के कुछ भी अगर भइल ना तो ओकर सिर्फ जिम्मेदारी अब एकर होई। तो ई बात सुन ल जे उ एक ना एक दिन प्रियांशु के जान के खतरा बा। प्रियांशु के मारी बार बार कहता है ये सपोला के तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये सपोला के तो हम छोड़ेंगे नहीं, बार बार कहता है। कॉल तो उठा, वीडियो कॉल तो देख, तेरे भाई ने लेक्सस ली है 1 करोड़ 20 लाख की। मेरा सपना पूरा हो गया भाई। तू मेरी हैसियत की बात करता है, मैंने बुलेट की किस्त नहीं दी इसलिए। अरे ऐसे ऐसे तो मैं 2-3 लाख हर दिन बेईमानी कर लेता हूँ। पावर है हमारा, कोई उखाड़ नहीं सकता हमारा। अभी 1 करोड़ 20 लाख की लेक्सस ली, 22 लाख का पांडे इलेक्ट्रॉनिक रेवती में खोला, 7 लाख की ट्रैक्टर ली। अब बता 70,000 रुपये का सिर्फ क्रेडिट बचा है मेरा, और उससे ज़्यादा का मैंने कैश में चीज़ें ली हैं। तूने मुझे ये लड़का मेरे लाश को हाथ नहीं लगाएगा और मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करना। इसे छूने मत देना, मेरे शरीर को, मेरा मरा हुआ मुंह इसे देखने मत देना। जानते हैं ऐसा ये क्यों बोलते हैं मेरे माता पिता? क्योंकि कोई भी इंसान, एक नॉर्मल ये लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि झगड़ा होता है तो लोग अक्सर माँ और बहन की गाली का यूज़ करते हैं, MCBC इस तरह के गाली गलौज करते हैं, जो भी गलत है। लेकिन फिर भी उस गाली में एक मर्यादा होती है दोस्तों, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड होता है जिसे बोला जाता है, और हम उसको भी बोल के शर्मिंदा महसूस करते हैं। दूसरे की माँ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? लेकिन गुस्से में, क्रोध में बोलते हैं, जस्टिफिकेशन दे के बात को आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसकी गाली की जो मर्यादा है ना, जिस प्रकाष्ठा है ना, वो पार हो चुकी है। ये अपने माँ के शारीरिक अंगों का नाम लेके बोलता है दोस्तों, नाम लेके, गंदे गंदे शब्दों का, अंगों का नाम लेके गाली देता है। मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, जो भी इस वीडियो में मैं बात बोलूंगा सत्य के साथ और प्रूफ के साथ इसी वीडियो में दूंगा। आप सुनिएगा और देखिएगा, और लिंक है बहुत सारे, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो एक पुत्र अपनी माँ के बारे में इतना घटिया बात बोलता है तो दुनिया और समाज के लिए कितना बुरा हो सकता है आने वाले समय में, जब इसका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा पूर्वांचल में, यूपी ईस्ट में, तो ये आप लोगों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। एक असामाजिक तत्व तो किसी भी कीमत पे किसी एक अच्छे घर के लिए प्रिय नहीं हो सकते, कभी भला वो नहीं सोच सकते। और जो इंसान अपने माँ के बारे में भला नहीं सोच सकता, अपने बाप के बारे में सही नहीं सोच सकता है, उसका क्या करना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बदनाम करे, झूठा केस में फंसा दे, जो धमकी दे रखा है कि ड्रग्स केस में तुम्हें डलवा देंगे, तुमको रेप के केस में फंसवा देंगे, तुम्हारा मर्डर करवा देंगे, तुम्हारे पत्नी को फंसा देंगे, ये ब्ला 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 बहुत सारे, और ये नया नहीं है, कई सालों से देते आया। चलिए इस एक पार्ट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। आपका समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि कहानी कई सालों की है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले किसी भी चीज़ों की उत्पत्ति छोटे स्तर से ही होती है, और हर घर में माता पिता अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम इसे सुधार लेंगे अगले आने वाले समय में। ये बचपन से ही माँ बाप को गाली देता है, मारते आया हुआ। शारीरिक रूप से बचपन से सक्षम था, अलग था, और उस वक्त मैं बीमार नहीं था, कमजोर नहीं था, तो मैं उस वक्त लड़ सकता था, रोक सकता था। तो जब मैं रहता था अपने माँ बाप को बचाता था, जब मैं नहीं रखता तो मारपीट कर लेते थे। फिर डर से, मेरे फादर थोड़ा शांति प्रिय पसंद है, पुलिस में रिटायर किए हैं, लेकिन मारपीट या इन सब चीज़ों से वो घबराते हैं। इंसान की प्रवृत्ति होती है कि लड़ाई झगड़ा से कुछ इंसान दूर भागता है, तो मेरे पिताजी उस टाइप के हैं। तो ये शुरू से हावी रहा है, उनके इस डर का ये फायदा उठाया है। शुरू से ही वो कमज़ोर है, मेरे फादर, मेरे पिता शुरू से कमज़ोर हैं, और ये शुरू से सक्षम रहा, बलिष्ठ रहा, और ये इसका फ़ायदा उठाया। बट मैं वहाँ पे लड़ता था, मैं फाइट करता था इससे। उसके बाद धीरे धीरे इसकी घटनाएं बढ़ने लगी। जब क्लास 6 में था, तब उस वक्त एक लड़की से बात कर रहा, बोल रहा है कि मेरे फादर मुझे ना सेक्स की शिक्षा देते हैं, कॉन्डोम दिए हैं, ये वो फलना ढिकना ब्ला ब्ला ब्ला। लड़की के साथ गंदी गंदी बात करने के लिए अपने बाप का इस्तेमाल करता है। आप समझ सकते हो, वो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे, वो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग आप ध्यान से सुनो। पता है कैल्शियम क्या चीज मिलता है? पता शादी वाली लड़कियां मोटाती क्या है? क्या पति का सारा कैल्शियम तो वो खा जाती है, निकाल के रोज रात में। हाँ, खाती है या वेस्ट करती है? उनके शरीर में जाता है तो खाती हैं। बहुत लोग तो मुंह में भी पी लेते हैं। हाँ, वे देखे थे।
वो जो मेरा वीडियो में देखे थे। आपका वीडियो हम नहीं देख पाए, सॉरी। तो क्या देखे थे? पक्का बोल रहे हैं? नहीं देखी। तो कहाँ पे देखी? तुम बोले ना हम देखे थे, तो कहाँ पे देखी? देखी थी ना। पता है मेरी लाइफ में कितना सा ट्रेजेडी हुआ है। हाँ? बचपन एक बार ना, कितने साल के होंगे, 10 साल के होंगे, तो बस नहाने वाले थे, बिहार चैनल चेंज कर रहे थे और उस समय टीवी पे नवेला सीन आया। हाँ? तो उसमें ज्यादा तो कुछ नहीं था, बस वही वे सब जुम्मों में लेके तो नहीं करते हैं, तो वही सब चीज था। अब भैया तुम्हारे सामने चेंज कर दिया? तो तुरंत लगाया गया था, चेंज हो गया तुरंत में। वो कहते जो होता है ना कि ब्लैंक जो हम लोग अचानक देख लेते हैं ना, हाँ। ये वाला कंडीशन था। तो क्या होता है, वे सब चीजें हमारे माइंड से जा कभी जाती नहीं है। हाँ, पता नहीं सब क्यों हुआ, कुछ देखिए। आपके भैया तो आपको भगा के दोबारा लगाए होंगे चैनल, कौन बंद करके। नहीं वैसा कुछ नहीं। पता मेरे फादर ने सबसे पहले हमको सेक्स का नॉलेज फादर से मिला। तो फादर, एक लड़की थी अच्छी लगती थी हमको, तो पापा हमसे पूछे गर्लफ्रेंड है? तो हम बोले नहीं पापा, बस ऐसे ही अच्छी लगती है। तो पापा बोल रहे का अपना पर्स से, हम लोग एक बार वैलेंटाइन डे था, तो हम बोले पापा हम रात में 1:30 बजे आएंगे, पार्टी है लड़का लड़की लोग का। पापा बोले जा रहे थे ना, पापा अपना पर्स से कॉन्डम निकाले। इतना मेरे फादर मेरे से फ्रैंकली है, कॉन्डम निकाले, उसको फाड़े, बोला देखो इसका जो मुंह पे हवा है ना, इसको निकाल देना और निकाल के सेक्स करना, नहीं तो लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है और तुमको HIV भी हो सकता है। हमको उस वक्त HIV क्या होता है, एड्स क्या होता है, ये सब कुछ नहीं मालूम था। वैलेंटाइन डे इत्तेफाक से देखो, जिस लड़की के साथ हम गए थे उसके साथ सेक्स हुआ भी था और पापा का कॉन्डम दिया हुआ काम भी आया था। पापा एक लड़की, जो लड़की पूछी ना कि कहाँ से मिला आपको, तो बोले पापा दिए। घूम गई 1 मिनट के लिए। एक लड़का पूछा कॉन्डम का मिला, बोले पापा दिए। 1 मिनट से ऊपर से नीचे तक हमको ताका, बोला क्या फेंक रहा है, हमने चल पूछवा देते हैं। वो पूछने के लिए मेरे पापा के पास आए, जब पापा से हम पूछवाए तो उसका मुंह बंद हो गया, बोलता हमको काम ही आता कि हम जा रहे हैं। मेरे पापा बहुत फ्रैंकली है, यहाँ तक हम लोग साथ में बैठ के ड्रिंक भी कर लेते हैं। मेरे फादर मेरे धड़कन है यार, गजब का। बाइक सबसे पहले फादर ही हमको बाइक सिखाते हैं, मेरे पापा भी बहुत अच्छे बाइक चलाते हैं। टायर को कैसे उठाना है सब कुछ पापा सिखाए। मेरे पापा अगला टायर उठा देते हैं बाइक का, मस्त है। अब क्या हम बोले? क्या बोले? अच्छा। कुछ बोलना मत मेरे बाप के बारे में, अभी जवान लौंडा है मेरा बाप। अरे नहीं बोलेंगे ना, लेकिन बोलने का बहुत मस्त है। अरे यार मेरे साथ की लड़की हमको लाइन मारती है, तुमको मालूम नहीं है? एक हम ही सबको लाइन मारते हैं, हमको आज पता चला, बाकी सबको ऐसे लाइन मारता है। वाह, इंटरेस्टिंग। तो हमको लाइन नहीं मारती हो? लोग इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हैं? अरे हम अपने पापा के बारे में बोल रहे थे। मेरे पापा? तो मेरे बारे में क्यों? नहीं, मेरे साथ की लड़कियां मेरे पापा को लाइन मारती है, मैं ऐसा बोले। ओहो, यानी आपकी एज की लड़की है, यानी जो 28-29 ईयर्स की लड़की है, हाँ, आपके पापा को लाइन मारती है। आपके कहने का मतलब ये है? हाँ। निशब्द फिल्म देखी है ना, अमिताभ बच्चन वाला? ये निशब्द? हाँ, मेरे पापा कई बार बना चुके हैं निशब्द। अच्छा ठीक है, मेरा बुलावा आ गया, जाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों जा रही है? बाद में बात करेंगे। तुम देख मत, तेरा ना हमको मुंडी फोड़ने वाला है यार। तू दिन भर बात नहीं करती है और बस 5 मिनट बात की और 5 मिनट। मैं दिन में आपने कभी याद किया नहीं? क्या बात करती है? देखना तो मिस कॉल देखना तो। एक भी मिस कॉल नहीं था, ज्यादा मत बोलिए। अरे यार हम लगाए थे झूठ का कसम से। कॉन्डम नहीं मिला, नहीं तो हम जरूर लगा दिए रहते। ओके ओके, आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू।
आप यहाँ पे सुन सकते हैं कि किस तरह से कितनी गंदी गंदी बातें कर रहा है। क्लास 5 में जब ये था ना, धनबाद सिंदरी में उस वक्त हम लोग रहते थे। सिंदरी एक जगह, बगल पड़ोसी की एक बेटी थी छोटी सी, अब ये क्लास 5 नहीं, ये शायद 8 में था और वो लड़की 5 या 6 में थी। क्लास 5 या 6 की लड़की के पीछे पड़ा हुआ था जिसका कंप्लेंट सिंदरी थाना में दर्ज है, और वहां के लोग इसके खिलाफ आवाज उठाए थे कि ये हमारी सोसाइटी को खराब कर रहा है। इनके दोस्तों ने इसे देखा है, सिंदरी के इसके जितने दोस्त है, कि माँ को स्टेशन पे मारा है, कहाँ ना जाने कहाँ ये मारता रहा। और मेरी माँ रो के चुप लगा जाती थी। पिताजी को दोष देते थे कि आप कमजोर हैं, आप बोल नहीं पा रहे, इस वजह से इसका फायदा उठाना। धीरे धीरे इसकी घटनाएं बढ़ती गई। घर के सामान वगैरह इसने ताला बक्सा जो होता है जिसमें पैसा वैसा रखा जाता तोड़ के भागता था। एक बार पैसा चोरी करके भागा था नागपुर। ट्रेन में इसे एक आदमी ने पकड़ लिया था, वहां पे रखे हुए लगेज जो थे दूसरे के, उसका वो ताला तोड़ने का कोशिश किया था, वहां पे पकड़ा गया था, पिटाई हुई थी इसकी ट्रेन में। और फादर को कंप्लेन किया था, इसने फादर का नंबर दिया था, और जाके मेरे वहां से फिर फादर इसे लेके आए थे, माफी मांगे थे। धीरे धीरे ना जाने कितने स्कूल इसने बदले, कितने स्कूल के टीचर्स को मारा इसने, और यूं ही एक क्राइम के रास्ते में बढ़ता गया, गलत संगत में पड़ता गया। धनबाद निरसा में गलत संगत में था, तो वहां पे फादर ने अपना ट्रांसफर कराया कि शायद इसका संगत इंप्रूव हो। ये पढ़ा लिखा इंसान नहीं है दोस्तों, ये फेल हो चुका है, और नकली सर्टिफिकेट के साथ ही अपने आप को शिक्षित साबित करता है, और हर जगह बोलता है, कहीं बोलता है कि मैं एसपी हूँ, कहीं डीएसपी, कहीं इंस्पेक्टर बोलता है, कहीं सीए बोलता है, कहीं ऑडिटर बोलता है, और किसी को बोलता है कि मेरी खुद की फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की, मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ। मेरे पास में इन सब बातों का भी रिकॉर्ड है। लोग खुद बोल रहे हैं कि आपका भाई, कोई बोलता है आपका भाई तो अच्छा कंपनी का ओनर है, जिसकी फैक्ट्री है उसकी, कोई बोलता है आपका भाई इंस्पेक्टर है, कोई बोलता है आपका भाई डीएसपी है, किसी को बोलता है कि हम बैंकर हैं। तो आप समझ सकते हैं ये है क्या। अब इस तरह की कहानी कौन कर सकता है? या तो जो देश के खुफिया एजेंसी के लोग होते हैं वो अपना काम बदलते रहते जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं, या फिर कोई क्रिमिनल। और खुफिया एजेंसी में काम करने के लिए संस्कार होना चाहिए। उतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का तो पार्ट हो ही नहीं सकता ना, क्यों? और कहीं नौकरी नहीं करता दोस्तों, मैंने देखा है, महसूस किया। आप इसके मेरे कहने पे छोड़ो, इसका अकाउंट स्टेटमेंट अगर गवर्नमेंट निकालेगी तो दिख जाएगा कि 1 रुपया ये अर्न नहीं करता। चपरासी का भी इसने जिंदगी में कभी काम नहीं किया, फिर भी इसके पास में करोड़ों अरबों रुपये की संपत्ति है। कहाँ से आया? वो 10 किलो जो सोना इसने लूट रखा है उसको धीरे धीरे ये वाइट करते जा रहा और उसको अपना सोकार, बट फिर भी वो चेक हो जाएगा कि भाई तू कहाँ से डेवलप किया इतनी। आज इसने बहुत बड़ा दुकान खोल रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, बोलता है कि हमने रेवती बलिया में खोल रखा है। कहाँ से आया पैसा तेरे पास में? मेरे पास में रिकॉर्डिंग है जिसमें ये बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा बाहुबली हूँ, बहुत ताकतवर इंसान हूँ, मैं तो यूं ही किसी की बेईमानी कर लेता, किसी को लूट लेता हूँ, मेरा चलती है, मुझे कौन हाथ लगाएगा, तू जा कंप्लेन कर दे। इसका कॉन्फिडेंस देखिए दोस्तों, इसका घमंड देखिए कि मुझे रिकॉर्डेड मैसेज भेज रहा है व्हाट्सएप पे, और एक्सेप्ट कर रहा है कि यस मेरे पास में पैसा है, मैंने लोगों को लूटा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। किसके दम पे ये ऐसा कर रहा है? एक से एक मैंने क्रिमिनल देखा, ये आप लोगों ने देखा होगा, जो अपनी गलतियों को छुपाते हैं और ये खुलकर बोल रहा है। या तो दो ही बात हो सकती है, देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ जो होंगे पदों पे आसीन, या तो वो हैं इनके साथ, या इसका विनाश इसके सर पे चढ़ के बोल रहा है। और जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों की संगत अच्छे लोगों के साथ तो होती नहीं है, तो दैट मीन्स इसका विनाश करीब आ चुका है। और भगवान ने शायद इसके लिए बहुत ही गलत अंत लिख रखा है। माता पिता को मारना, एक पटना की घटना, जब ये उस वक्त 2013 दिसंबर की बात है, आई नेक्स्ट पेपर में इसने आर्टिकल डाला। किसी एक लड़की को इसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और उसको छोड़ नहीं रहा था, और वो लड़की के साथ शोषण, शारीरिक शोषण कई सालों से करते आ रहा था। ये आई नेक्स्ट पेपर पटना का दिसंबर 2013 का आप देख सकते हैं, इसने खुद छपवाया है। तो कई सालों से लड़की इसके कब्जे में थी। धीरे धीरे उस लड़की ने इसके ब्रेन वॉश किया, इसको एहसास दिलाया कि अब वो इसकी हिस्सा बन चुकी है, अब इसी के साथ रहेगी, और अपने मायके जाती है, और आने के लिए मना कर दी। लेकिन वो उसका परिवार भी डरा हुआ था, खुल के इसका विरोध नहीं कर सकते थे।
और वहाँ पे मेरे पिता को पता चलती है कि ये ऐसा किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रखा है और इसने पेपर में छपवा दिया उस लड़की का फ़ोटो। इसका मकसद ये था कि वो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, वो किसी और के साथ नहीं जाए। इसने क्या लिखवाया है कि मेरी बीवी को मेरे ससुराल वालों ने किडनैप कर लिया है, कब्जा कर लिया, वो मुझसे मेरी बीवी को मिलने नहीं देते। आप समझ सकते हो कि कोई बाप ऐसा कर सकता है क्या कि अपनी बेटी को उसके पति के पास में नहीं जाने दे रहा। कोर्ट में एक केस चला, वो लड़की इसके अगेंस्ट गवाही दी और वहां भी पैरवी के दम से बच के निकल गया और पेपर में इतनी बड़ी घटना इसने छपवाया। आज उस लड़की की जिंदगी नर्क हो गई है, नर्क हो रखी है। पेपर में हर गली, हर देश, हर जगह छपवा दिया ये उस लड़की का फोटो कि मेरी बीवी है और ये शादी किसी और लड़की से किया, उसे छोड़ दी। जब उस लड़की को पता चला ना इसकी सच्चाई, जब वो महसूस की, तब उसे एहसास हुआ कि ये इंसान कैसा। जब इसने उसे किडनैप करके रख लिया था, शोषण कर रहा था जबरदस्ती घर में बंदी बना के। ऐसे तो दोस्ती यारी में लोग समझ नहीं पाते हैं। किस्मत उस लड़की की अच्छी थी, बर्बाद होने से बच गया। और इसके पास में मेरे माता पिता के साथ गाली गलौज, मेरे साथ गाली गलौज, और अभी जो इसकी पत्नी है और ये, एक तो करेला दूजे नीम चढ़। ये ऐसी पत्नी हम देख रहे हैं, इसकी वाइफ का नाम है ब्यूटी। इसकी पत्नी पहली बार इस दुनिया की ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति को गलत कामों में उत्प्रेरित करती है। बैठ के अनगिनत पैसा आ रहा है, खर्च करना है, कुछ करना ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सच्चाई के रास्ते पे कौन जाएगा। और इसकी पत्नी कहीं नहीं पूछती है। इसकी पत्नी ने मुझे न जाने कितनी बार मुझे गाली दी है फ़ोन करके, और मेरे पास में स्क्रीनशॉट है उसका। और ये बोलता है इसके नंबर से कि भैया मैंने गाली नहीं दिया, मेरी वाइफ ने गाली दे दिया, माफ़ कर दीजिए। जब इसको मन करता तब गाली दे देता है, या तो कभी अपनी बीवी के नाम पे ये बचता है या बीवी इसके नाम पे बचती है, बोलती है नहीं उन्होंने किया, इन्होंने किया। दोनों एक दूसरे को इस तरह सपोर्ट करते हैं। ये हमेशा अपनी बीवी का इस्तेमाल करता है मेरी माँ को दहेज प्रथा में फंसाने के लिए। शादी के अगले दिन से ये अपनी बीवी को अपने साथ रखता है। और इसके जानते हैं बीवी क्यों इसके साथ रहती है? क्योंकि इसकी बीवी को इसकी सच्चाई पता है कि ये ना जाने कितनी लड़कियों के साथ रहता है। एक मोनिका नाम की लड़की है, मोनिका। मैं अगले वीडियो में उस लड़की का सारा डिटेल में दूंगा, जिसके साथ अभी भी इसके रिलेशनशिप है, और वो इसे बैक से सपोर्ट करती है। इसके पैसे, ये जो पैसे का कारोबार हो उसमें कहीं ना कहीं इस लड़की मोनिका का भी उतना ही हाथ है, इसे सपोर्ट कर रही है। और इसकी बीवी उस मोनिका के लड़की से जलन है, चिढ़न है, झगड़ा होते रहता है। और एक कार जो लेने गया था इसके नाम पे हो नहीं रहा था, बैंक इसको ये किए थे, वहाँ पे उस लड़की का सपोर्ट है। और अपने फायदे के लिए जब घर में कार आ रही थी तो इसकी बीवी जो है ना उस मोनिका नाम से प्यार हो गया अपने फायदे के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बीवी के अंदर भी कितनी लालच है। अरे जो बहू पैसे की लालच के लिए अपने पति के कहने पर अपनी सास को डॉरी एक्ट के केस में फंसाने के लिए रेडी हो, आप उससे उम्मीद क्या करेंगे? छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी ऐसी घटिया घटिया हरकतें हैं ना, जिसे बोलते हुए भी यहाँ पे मीडिया में शर्म आता है। मेरी माँ का एक्सीडेंट हो रखा था, डॉक्टर ने बोला था दूध पीने के लिए। इसकी बीवी जो है ना सारे मिल्क खुद कंज्यूम करती थी, अपने बच्चों को देती थी, और मेरी माँ को इत्तुसा देती थी। और मेरी माँ को दूध पसंद नहीं है तो मेरी माँ खुश होती थी। बट मुझे वो समझ में आता था कि इनकी मेंटालिटी क्या है। अरे एक बुजुर्ग इंसान को तुम अच्छे से सेवा नहीं कर सकते। एक बार मैं इसके घर पे जबरदस्ती मुझे बुलाया खाने के लिए। आप समझ सकते फैमिली का सदस्य, इतनी घटिया सोच, इतनी गिरी हुई सोच किसी परिवार में नहीं होगा। हिंदुस्तान के किसी घर में यह कहानी नहीं होगा दोस्तों। खाना जो भी होता है परिवार में लोग डिस्ट्रीब्यूट करके खाते हैं इक्वली। दैट टाइम मेरी भी वाइफ यहाँ पे थी, मुझे बुलाया गया था, स्पेशली इनवाइट किया गया था, जबरदस्ती बुलाया गया था। और मुझे क्या बोलूँ, खाने में जो पड़ा हुआ था उसमें से कुछ चीज़ें मिली, मतलब रूखा सूखा भोजन, और बोल दिया कि है ही नहीं। और दैट टाइम ये आया और वही भी मांगा खाना, और इसे वो सेम चीज़ें मिली। तो मैं अपनी वाइफ को बोला कि देखो इसकी मेंटालिटी क्या है, जो माँ के साथ हुआ वही सेम चीज़ हमारे साथ दोहराया जा रहा है। सब कुछ इन लोगों का है कि खुद हड़प जाए, खुद कंज्यूम कर ले, दुनिया की सारी दौलत, हर चीज़ पे हमारा ही हक है, क्योंकि हम ताकतवर है, हम बलिष्ठ हैं।
हमारा पैरवी है, उसके पत्नी सोचते हैं कि हमारा पति ऐसा है तो सब कुछ मेरा ही है। इतनी घटिया, इतनी घटिया। ये जो लड़की जिसकी मैं शादी की बात बोल रहा था, आप यहां देख सकते हैं, माँ को इतनी गंदी गंदी गाली, बाप को, मुझे, मेरी पत्नी को, न जाने कितनी तरह की घटनाएं। अब हम बात करते हैं इस करंट घटना की, करंट जो अभी इसने किया। 5 अक्टूबर 2022 की ये बात है। मुझे पता चला, मैं थोड़ा बीमार था, घर से बातचीत नहीं हो पा रही थी, बिजी था शेड्यूल, और घर में ये कांड हो रखा था तो घर से फ़ोन नहीं आ रहा था, तो इन्फॉर्मेशन मिला नहीं। और फादर का तबीयत खराब है तो ये नॉर्मल बात है कि कभी कभी 15-20 दिन तक, 1 महीना तक बातचीत नहीं हो पाती है। मेरे भी तबीयत सही नहीं रहता है, तो जब शरीर स्वस्थ ना रहे तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आराम करता है। तो ऐसे ही परिकल्पना में कुछ समय बीत गया, घर से बात नहीं हुआ, तब तक इसने घर में कांड किया। मेरी पत्नी के साथ मारपीट हुआ। स्टोरी ये थी कि बातचीत बनता, घर का बंटवारा ना जाने कितनी बार ही करवाया, फिर वो बंटवारा को रोकवा देता था और बोलता था, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है इसका भी, कि मैं बंटवारा होने नहीं दूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ इस बुढ़े के मरने की, जैसे ही मरेगा तो सारा घर तो मेरा ही है। और मरने का क्या है, कभी भी लोग मर सकते हैं, रोड एक्सीडेंट में मर सकता है, कैसे भी मर सकता है। तो इन पुलिस को बोलता था कि मैं बंटवारा करवाना है, लोगों को बोलता था, और जब डिसीजन होता था तो डिसीजन चेंज होता था। गांव जानता है कि ना जाने कितनी बार बंटवारा हुआ। तो बातचीत बंद थी। तो जो जितिया होता है बेटा के लिए जो माँ करती है, उस टाइम में इनका फायदा फिर से कि इसकी बीवी को फेस्टिवल करने नहीं आता था, मतलब क्या रीति रिवाज है, रिचुअल्स है, तो इसने सिखाया अपनी पत्नी को कि जाओ बातचीत शुरू करो, नोट डाउन कर लो ताकि आगे से काम आएगा। और ये बात खुद इसके मुंह से निकला था, इसलिए हम बोल सकते हैं ये बात। तो बातचीत शुरू हुआ इस तरह से। आफ्टर फेस्टिवल जो प्रसाद बनता है मेरे पिताजी को जा रहा था, तो इसका जो बेटा है और मेरा जो बेटा है, दोनों में कंपटीशन हुआ कि नहीं हम ले जाएंगे। तो पिताजी बोले कि दोनों एक एक कटोरी लेते आओ। तो दोनों जा रहे थे। और बंटवारा का तो मैं बताया है कि कई सालों से चल रहा है, तो घर में कभी काम होता है, रुकता है। तो सीमेंट की बोरी वगैरह वहाँ पड़ी थी, तो इसका बेटा टकरा के गिर गया, वो रोने लगा, ये निकला और मेरे बेटे को मारने के लिए, हाथ पे तोड़ने के लिए उतावला हो गया। पिताजी बोले कि वो खुद टकरा के गिरा, और गिराया तो ऐसे होता है ना नॉर्मल से खरोच ऐसे जो आती है, बोरा से लगने से कैसा खरोच आएगा। इसमें तुम रतन के लड़कों को क्यों मारना चाहते हो? इसका मकसद सिर्फ ये है कि मेरे माँ बाप को मार दे, मेरे परिवार को मार दे, ताकि संपत्ति पे एकाधिकार इसका हो जाए। मेरे एक पटीदार है जो मेरे पिताजी के बड़े भाई हैं, उनके 2 बेटे हैं, मैं अपने पिताजी का 2 संतान, मैं बड़ा ये छोटा। तो हमारा कृष्ण भगवान का मंदिर है। देखिए कितनी इसकी लालच है, जबरदस्ती चीजों को हड़पने की कोशिश करता है। तो आपको ऑलरेडी आप जनता को पता है कि जैसे कृष्ण का जन्म होता है, फिर छठियार होता है, तो जैसी जैसी शक्ति श्रद्धा वैसा लोग पूजा पाठ करते हैं। तो 6 दिन पे छठियार होता है, लेकिन ऐसा कहीं नियम नहीं कि 6 दिन पे आप नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं कर सकते। और हर इंसान नौकरी में, परिवार में परेशान है, तो मेरा पट्टीदार है तो क्या हो, फिर भी वहां पे वो जायज है कि वो जैसे करना चाहे कर सकते हैं। तो इसने फोन किया कि मैं जा रहा हूँ छठियार कराने और आप 6 दिन पेट नहीं करवा रहे हो, अब उस मंदिर पे मेरा हक है। फिर से उनके माता पिता को गाली धमकी। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप सुनिएगा किस तरीके से इसका कहना है, कैसे दूसरे की संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो दैट टाइम भी इसके दिमाग में है कि किसी भी तरह से मार दें। तो फादर और मदर ने प्रोटेक्ट किया उस दिन। उसके बाद फिर अगले दिन फादर नहीं थे और इससे बदला लेना था, तो माँ के साथ बदतमीजी शुरू। माँ को मारने जा रहा था, तब तक मेरी वाइफ बीच में आके इंटरप्ट कर दी कि आप मम्मी जी को क्यों मारने जा रहे हैं। और वहां पे ये माँ को छोड़ के मेरी वाइफ को मारने लगा। इसकी वाइफ गेट बंद कर दी, फिर मेरी वाइफ और माँ दोनों को इसने मारा। तब तक फादर आ रहे थे और ये मारने के बाद अब इसे पता है कि अब हम फंसेंगे, तो बाहर निकल के अपना सर खंबे में लड़ा रहा है। और लड़ाएगा तो जाहिर सी बात है छिला जाएगा। तो फादर वहां पे क्या कर रहे फादर को समझ में आएगा। इतने देर में फादर मेरा डर गया कि जरूर कुछ कांड किया। इसके बाद ये पहले से थाना पे पहुंच गया, बाइक है इसके पास। अब इन लोग माता पिता इधर धीरे धीरे जा रहे थे।
इसके बाद मेरी वाइफ अपने भाई को कॉल की, तो 2 घंटे 3 घंटे के डिस्टेंस में है ये लोग, बलिया में ही है उनका भी घर, तो वो आए हमारे यहाँ और थाना के पास में। अब आपको ऑलरेडी पता है भाई कि क्या सच दुनिया है नहीं है, तो वहाँ मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस बोली कि आप लोग जाइए, हम आते हैं चेक करने के लिए। और इसने बोला कि माँ ने पत्थर चला के मेरा सर फोड़ दिया। पत्थर चला के मारने में और टकरा के मारने का निशान अलग होता है। सो चीज़ें क्लियर है, बट क्या मैं यहाँ बोलूँ। इसके बाद पुलिस आती नहीं है, फिर यहाँ के घर में आटा वाटा फैलाता है, 2-4 पत्थर के टुकड़े रखता है। और इतना बलिष्ठ और बाहुबली इंसान को एक बुजुर्ग औरत मार पा रही है, तो शर्म की बात है ऐसे ताकत होने पर। फिर अगले दिन ये लोग रात में विश्राम करते हैं, ये लोग छत पे थे। सुबह में तो माँ जाकर मेरे साले से बातचीत कर रही थी कि क्या स्टेप से ये लोग बोले कि एसपी के यहाँ चलते हैं। और थाना पे इसने बोला था कि बंटवारा ये लोग नहीं कर रहे और इस वजह से झगड़ा हो रहा। ये बोलने में कुछ भी लॉजिक देता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे माता पिता सीरियस थे इससे बंटवारा करने में, वो यही चाहते थे। और यहाँ पे इसकी जो स्टेटमेंट थी इसी के खिलाफ हो गई। मेरे फादर तुरंत रेडी हो गए कि चलिए सर थाना में, आप बंटवारा कीजिए, दीवार दिलवाइए, हम अभी रेडी। अब इसके लिए हो गया मुश्किल, दीवार का काम स्टार्ट हो गया गिरने का। अब उस काम को रोकना था, दैट तो इसके लिए झगड़ा बनता था, मारपीट होता। तो ये मेरे माँ ऊपर में थी छत पे जो होता है गांव में, और ये लोग मेरे साला थे, बातचीत हो रही थी और ये जाके मेरे फादर से उलझ गया। तो जाहिर सी बात ये दोनों आएंगे मेरे साला और मारपीट होगी, फिर के लफड़ा होगा, फिर रुक जाएगा काम। तो ये लोग गए डिफेंड में, तो ये मारना शुरू किया और मेरे दोनों साला ऐसे करके हाथ लॉक कर लिया और पिटा रहे हैं। और साला के साथ जो आए हुए थे वो लोग, माँ बोली कि आप रिस्पॉन्स करो, तो बोले कि नहीं ये यही चाह रहा है कि रिस्पॉन्स करें या लफड़ा हो। तो फिर ये वो बोलेरो उनकी खुद की बोलेरो है, तो उससे आए हुए थे, तो जा रहे थे गाड़ी से, तो गाड़ी का चाबी छीन लिया, बोलेरो का शीशा तोड़ दिया, पूरा गांव जानता है। थाना में गए, दोनों चालान हुए। तो मेरे फादर ने मेरे साला को बेल दिलवाया और इसे गांव के एक आदमी ने बेल दिलाया। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। बट मुझे ये जो मैटर पता चला, यहीं से पता चला कि वो जो शख्स जो मोहन पांडे को बेल दिलवाया था, वो गांव में बोलते चल रहा था कि मैं इस बुढ़े का पेंशन रोकवा दूंगा और उसका पेंशन मैं मोहन पांडे को ट्रांसफर करवा दूंगा। ये सब चीज़ें तो इसे बोलने से कुछ होता नहीं है। फादर रिटायर्ड है, जॉब किए हुए हैं, तो इसके करने से होगा नहीं। लेकिन मुझे बुरा लगा, मैंने उस शख्स को फ़ोन किया, बहुत प्यार से इज्जत से बात मैंने की और उन्होंने भी किया। उम्र में बहुत बड़े हैं हमसे, इज्जत उन्होंने भी दी, मैंने भी दिया। वो माफ़ी मांग रहे थे अपनी गलती के लिए, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बोला कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, पिता तुल्य, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। फ़ोन कट कर दिया। अब यहाँ से स्टोरी के मेन पार्ट आती है कि उस आदमी ने इसे फ़ोन किया होगा, ये मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया 5 अक्टूबर को, लंबी चौड़ी धमकी मेरे बारे में, मेरे वाइफ के बारे में, बहुत गंदे गंदे गाली, मर्डर की धमकी, रेप की धमकी, फलना टिकला, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा। तो ये मेरे सब्र का यहाँ बांध टूटा। मैंने इसे कॉल किया, बहुत भयंकर गाली दिया इसने। वो रिकॉर्डिंग है, आप यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, आप सुनिए। और गाली सुनने के बाद मेरी माँ को, बहन के बारे में सब चीज़ें गलत गलत गाली दे रहा। मैं वही गाली दूँ तो दोनों की तो माँ बहन एक ही हो जाएगी। पैसेंस जवाब दिया। मैं इसको पर्सनली इसको टच करने वाले स्लैंग वर्ड्स यूज़ किए, मैं कहीं गलत नहीं बोलूँगा, और उससे भी अच्छा तगड़ा दिया। लेकिन बात यह है कि सिर्फ गाली पे कोई खास एक्शन होगा नहीं, बात बनेगी नहीं। और ये मारपीट करते रहेगा और चीज़ों को दबाते रहेगा, ये ज़िंदगी भर टॉर्चर करते रहेगा। इसका जो साइकोलॉजी है ना कि लोगों को टॉर्चर करो, या तो भाग जाएं या हमें दे दें या मर जाए। फादर हार्ट के मरीज हैं तो प्रेशर क्रिएट करेगा, कभी हार्ट अटैक आ जाएगा और ये बच जाएगा कि हार्ट अटैक से मरे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। इसकी बेसिकली प्लानिंग ये है, क्योंकि मर्डर करेगा तो फंसेगा ना, तो ये जिस मकसद से करेगा वो तो इसे हासिल होगा नहीं। तो इसका मकसद है कि मेरे फादर का हार्ट अटैक आ जाए और माँ को निकाल दे। लेकिन भगवान यहाँ पे शुक्रगुजार कर मैं भगवान का हूँ कि भगवान ने ऐसा परिस्थिति आने ही नहीं दिया अभी तक। फादर झेल रहे हैं। तो
मैंने भी वही रिप्लाई किया, धमकी दिया, ये सब चीज़ें वो किया और गाली गलौज हो रही थी। मैं बोल दिया मैं कंप्लेन करूँगा मुख्यमंत्री ऑफिस में, क्योंकि थाना में कंप्लेन करूँगा मुझे पता है तुम पैरवी करके झूठ साँच ये सब चीज़ें तुम कर लोगे और कोई फ़ायदा है नहीं। और कंप्लेन करूँगा तो क्या, उस वक्त 5 अक्टूबर तो कोई क्या गाली दिया, मारा पीटा है, या पिछला 10 साल पहले जो मारा है उसका सुनवाई अभी होगा? नहीं हो सकता ना कानूनी रूप से। ये सातिर आदमी इसे भी पता है कि ये चीज़ें होंगी नहीं, एक्शन कुछ होगा नहीं, मैं बच जाऊंगा। और जो कांड अभी किया हुआ था उसमें बेल मिल गई है, वो मैटर सॉल्व हो गया है, लोगों को ये टॉर्चर कर रहा है। तो मैंने बोला, इसने फिर मेरा एड्रेस इसे पता है, यही रहता है, मेरा घर देखा, मेरे पीछे आदमी लगाया, 2 बार हमला करवा दिया। हालांकि वो हो सकता है, मुझे लगता है कि डरवाने के मकसद से किया, बट मैं थोड़ा अलर्ट था तो ये भी हो सकता है कि वो सफल नहीं हुआ। तो उस आदमी ने भगते हुए धमकी दिया कि अगली बार तेरे घर में घुस के तेरी बीवी का रेप कर देंगे या जला देंगे, तुम निकलेगा पेट्रोल मारेगा, माचिस मार के भग लेंगे, तब तक तू जल जाएगा, तू जिंदा रहेगा तब ना केस करेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो अब ये बात सोशल मीडिया पे इसलिए आई कि मुझे धमकी दिया कि मैं तुझे बदनाम करूंगा, गांव के हर व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पे सभी जगह डालूंगा कि तू रेपिस्ट है, माँ का बलात्कार किया है, बहन का किया है, 2 शादी कर रखा है, गांव की लड़की का किया है, ड्रग्स केस में फंसाऊंगा तुझे, ये सब चीज़ें। तो देखिए, जहाँ आग होता है धुआं वहीं उठती है। तो मुझे इनसे सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी बात थी चैलेंज की, और मैं भी एक इंसान हूँ, तो मेरे अंदर भी एक रिप्लाई की बात आई। मैंने बोला कि तू क्या बनाएगा, मैं ग्रुप बना दे रहा हूँ, तू डाल देना, अब मुझे बदनामी से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने ग्रुप व्हाट्सएप में क्रिएट किया, गांव के कुछ लोगों को जोड़ा और इसे भी जोड़ दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया कि मोहन पांडे को कुछ कहना है, कुछ बताना चाहता है, आप लोग सुनिए और आप लोग और भी लोगों को ऐड कर दीजिए। फादर को ऐड नहीं किया था क्योंकि फादर हार्ट के पेशेंट थे। अब वहाँ पे गांव के एक लड़की का नाम लेकर और एक रिकॉर्डिंग इसने क्रिएट किया है जिसमें ये बात कर रहा है, खुद बता रहा है कि ये घटना हुई है, ये सब चीज़ें हैं, और वहाँ से खाली रिप्लाई में इस एकदम स्लो आवाज़ में जो क्लियर नहीं है। तो ये बातें मुझे इसने बता रखी थी कि मैं ये बात बोलूँगा। तो मैंने क्या किया, उस जिस फैमिली के बारे में ये बात कर रहा था उसके बगल गांव वाले सभी जानते ही हैं, तो एक जैसे रिकॉर्डिंग डाला उसमें से एक ने मुझे रिप्लाई किया कि आप डरिए मत, ये उसकी आवाज़ नहीं है, हम लोग उसे जानते हैं। मुझे भी पता था, लेकिन ये देखो कि ये मुझे बदनाम करने के लिए एक मैरिड लड़की की लाइफ के साथ खेल दिया। ऑलरेडी किया हुआ है ना पटना में, तो इसके लिए दोबारा करना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। एक शादीशुदा है, उसकी बच्चे हैं, और देश का कानून कहता है कि अगर इसे सच में किसी के साथ घटना हुई है फिर भी आप उसे सोशल प्लेटफॉर्म पे बदनाम नहीं कर सकते, और इसने इजीली किया। तो इसकी मेंटलिटी समझ सकते हो कि अपने फायदे के लिए किसी कोई बाप बना सकता है, और जब इसका फायदा निकल जाए तो उसको गिरा भी सकता है, और अपना फायदा हो तो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। जब इसने शुरुआत किया तो मैं बोला ठीक है, अब इसे विस्तृत रूप से मैं कर देता हूँ, और मैं इन सारी चीज़ों को सभी सोशल मीडिया, वेबसाइट, ट्विटर हैंडल सब जगह पर मैंने डालना शुरू किया। और अब मैं बात कर रहा हूँ कि देखो बहुत सारी इसने टॉर्चर कर रखा है, बहुत इसका क्राइम रिकॉर्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो पास्ट में हो चुका है उसका तो कोई एक्शन होगा नहीं, और घर पे मारपीट करना या ये सब चीज़ों से टॉर्चर परेशान करने से इसे तो वो सज़ा मिलेगी नहीं, जेल जाएगा, बेल होके निकलेगा, फिर यही करेगा। अब इसे सज़ा तो तब मिलेगी जब ये हम लोग का मर्डर कर दिया रहेगा और ये साबित हो जाएगा, क्योंकि आपको देश का कानून पता है, विधि व्यवस्था पता है कि जब तक कोई क्राइम नहीं करे तो उसको उस लेवल पर पनिश नहीं किया जा सकता। तो मेरे पास में सिर्फ अब एक ही रास्ता है जहां पे इसे लॉन्ग पनिशमेंट और हार्ड पनिशमेंट मिल सकती थी, जो है इसकी प्रॉपर्टी। इसीलिए इस मैटर को मैं यहाँ पे लाया हूँ और ये आपको जानना है। ये कहीं नौकरी नहीं करता है, घर में बैठा रहता है। 2 साल ग्रेटर नोएडा में था, मैंने आंखों से देखा है
कि 24 घंटे घर पे बैठा रहता है। मुझे कहने की भी जरूरत नहीं, पैन कार्ड, आधार कार्ड से, इसका बैंक स्टेटमेंट से किस जगह ये नौकरी करता है, किस पोस्ट पे, अब कितनी सैलरी आती है कि इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया। इसके पास में संपत्ति जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, 2 बुलेट, ग्लैमर, स्प्लेंडर, HF डिलक्स। एक मेहनत करके कमाने वाले इंसान का ना 20, 30, 40, 50 हज़ार की नौकरी करने वाले भी इंसान के पास में एक साल में इतनी गाड़ियां नहीं आ सकती हैं। एक रॉयल इनफील्ड का 350 क्लासिक, एक मीटियोर, ग्लैमर, HF डिलक्स, स्प्लेंडर, 5 गाड़ी मैंने अपनी आंखों से देखे खरीदते हुए विगत 1 से 1.5 सालों के अंदर। एक कार, छठा टाटा की। इसके बाद जो ट्रैक्टर मैंने नहीं देखा, गांव के लोग बोलते हैं और ये बोलता है ट्रैक्टर, गांव पे लगा हुआ था। और अभी ये गांव में ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक शॉप खोल रखा। और एक लेक्सस कार जो मोर देन 1 करोड़ की है। इसने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया था, पता नहीं वो कार किसकी है क्योंकि मैंने नंबर प्लेट देखे नहीं, इसने नंबर प्लेट दिखाया नहीं है। और रिकॉर्डिंग करके भेजा है कि ये देख तेरा भाई ने लेक्सस 1 करोड़ की खरीदी। हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसके पास में। इसने मुझे बोला है खुद से कि मैंने सोना लूटा हुआ है, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, प्रूफ है। एक बार इसने सोने के एक पिक भेजी हुई थी, वो है। अकाउंट स्टेटमेंट इसने भेजा था कि दिन भर में इसके 60, 70, 80, 90 हज़ार रुपये क्रेडिट होते हैं इसके। और कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी अच्छा काम गिनाता है, कभी क्रिमिनल एक्टिविटीज बताता है इम्प्रेस करने के लिए। बट 100 बात की एक बात दोस्तों, कि जो इंसान नौकरी नहीं करता है उसके पास में एक रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं होता है, और इसकी बीवी नौकरी करती नहीं है। तो इतना बड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन कहां से हुआ? और ये 10 केजी सोना किसका लूटा है? इसके ससुर का करना है। ये रिकॉर्डिंग यहां पे मैं डाल रहा हूं, यहाँ पे आराम से सुन सकते हैं। तो ये जो 10 केजी सोना है, जाहिर सी बात है किसी न किसी का हक को इसने मारा है, और इसका इंसाफ होना चाहिए। और शायद अगर जांच हो तो और भी इससे बड़े बड़े लोगों का नाम निकल के आएगा, और इन लोगों से जो परेशान हुए लोग हैं उनको राहत मिलेगी। तो आप लोगों से बस यही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वायरल कीजिए, ताकि एक सच का इंसाफ हो सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।